नमस्कार। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से जनवानी में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय महाराष्ट्र में तैयारियां चल रही हैं आने वाले चुनावों की और लाख टके का सवाल है कि महाराष्ट्र में सरकार कौन बनाएगा। उसकी वजह यह है कि दोनों ही बड़े गठबंधन टूट चुके हैं। सब एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बहुकोणीय मुकाबले में किसकी नैया पार लगाते हैं महाराष्ट्र के लोग और मुंबईकर क्या कुछ चाहते हैं अपनी नई सरकार से, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको वो सुलझाना चाहते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। आज हम जनवानी में यहाँ मुंबई में मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबईकर और हमारी विशिष्ट मेहमान, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से महादेव शेलार साहब, बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी। हमारे साथ माधव भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी से आपका स्वागत है। अनंत तरे जी, शिवसेना पार्टी से हमारे साथ, स्वागत आपका। हमारे साथ संदीप देशपांडे, एमएनएस से, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ पीके जैन, वाइस प्रेसिडेंट आरपीआई पार्टी से, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत महादेव शेलार साहब आपसे। अब जबकि आपका गठबंधन टूट चुका है, साथी बिछुड़ चुके हैं और वो जो परंपरा एक कायम हो गई थी गठबंधन की, वो टूट चुकी है। इस समय अकेले हैं आप और नैया को पार लगाना है। ये बताइए कि क्यों वोट करें। 15 साल से आप लोग अपने गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए हैं, इस बार वोट क्यों दें लोग आपको? 1999 में हमने अलग कांग्रेस करके इलेक्शन लड़ा था। उसी समय हमें 75 जगह मिली थी और वी स्टैंड फर्स्ट। तो गवर्नमेंट बनाने का, सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल से हमें मिला, लेकिन तभी हमें समविचारी पक्ष जो है उनको साथ में लेना था। तभी हमने एनसीपी को अपने साथ में लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और तब से हमारा गठबंधन चालू है। बाद में 2004 में हम उनके साथ में लड़े, उसमें बल्कि हमारे 75 का जगह 69 पे आया, हमें घाटा हो गया। 2009 आपको रियलाइज हो रहा है कि उनके साथ जाना शुरू से ही गलत डिसीजन था? वो अभी प्रूव भी हो जाएगा जी, उसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। 2009 में भी फिर हम गठबंधन में आए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का कहना ये था कि हम अलग लड़े। और हम एक ही पार्टी ऐसी है। तो एक बात बताइए, आप इंतजार क्यों करते रहे बीजेपी शिवसेना के टूटने का? जैसे उन्होंने कहा हम करेंगे, आपने कहा हम भी करेंगे। उनका इंतजार कोई किया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो इसलिए अलग हो गए कि आपको अलग देखना चाहते थे? हम ये एक साथ थे। इनका तो गठबंधन 89 से है, युति। हाँ। तभी हमने अलग अलग लड़े। उसके बाद में 99 में हम अलग लड़े, तो इसलिए उनका युति हो न हो जाए उसे हमें कोई फिक्र नहीं थी। 99 को तो एनसीपी आया ना। अच्छा चलिए, क्यों वोट करें लोग आपको? 15 साल से आपका शासन चल रहा है। 15 साल में जो गुस्सा है, हमने जो आपसे खफा दिख रहे हैं? जो गुस्सा है, कई बातें ऐसे बड़ा के सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास फैलाई है, उसका अभी नतीजा अब पिछले। एक बात मुझे बताइए, जब आप काम करते हैं तो लोग देखते हैं काम, उसमें मीडिया क्या करेगा, तो सोशल मीडिया क्या करेगा? देखिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में जो कुछ बातें चली, उससे अभी 6 महीना पहला कि गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार हमारी नहीं बन सकी, भाजपा ने मेजोरिटी मिलाई। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा है कि महाराष्ट्र में सब, ये हमारी जो नागरिक है महाराष्ट्र की, सब जानते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र बनाने का काम पहले से कांग्रेस ने किया है। और कोई भी, यशवंतराव चौहान से लेके वसंत दादा पाटिल हो, शंकरराव चौहान हो, उसके बाद में हमारे गठबंधन में भी हमारे नेता हो, लेकिन महाराष्ट्र बनाने का काम किया है। और सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र जो पहला है वो हमारे किए करने का ही वजह से है। और यही इसलिए हम महाराष्ट्र पहला बोलते हैं। तो हर क्षेत्र में, भले उद्योग धंधा हो, इन्वेस्टमेंट में हो, और कोई भी इसमें पर कैपिटा इनकम हो, इसमें महाराष्ट्र आगे रखने का काम कांग्रेस ने किया है। और इसके लिए मुझे खातरी है और कोई भी शंका नहीं है कि ये महाराष्ट्रियन जनता कांग्रेस के साथ में ही आएंगे। ओके, माधव भंडारी साहब हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। माधव भंडारी जी, आप काफी मुस्कुरा रहे थे जब हमसे कह रहे थे कि साहब गठबंधन टूट गया आपका, आपको शायद रियलाइज हो गया जैसे ही आप लोग अलग हुए ये भी अलग हो गए। लेकिन ये बताइए कि अभी टूटने के बावजूद भी कहीं दोस्ती के वो जो रिश्ते नाते होते हैं वो कहीं ना कहीं दबे स्वर में कहीं ना कहीं सामने भी आ रहे हैं। तो क्या ये माने कि एक रणनीति के तहत किया गया फैसला है?
इसको रणनीति वगैरह कहना गलत होगा, लेकिन आप जो कह रही है कि दोस्ती के रिश्ते नाते कहीं कहीं दिखाई देते हैं, तो 25 साल की दोस्ती वो क्या एक दिन में दुश्मनी में थोड़ी बदल जाएगी। तो दोस्ती हमारी रह सकती है, उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, वो लोग सोचते हैं ना ऊपर से दिखाने के लिए। राजनीति में ऊपर से और अंदर से कुछ नहीं होता। जब सभी सीटें हम लड़ रहे हैं, हाँ, अगर ऐसा होता था कि हम सभी सीटें नहीं लड़ते, शिवसेना सभी सीटें नहीं लड़ती, तो फिर आपका कहना सही हो सकता था कि हमने कहीं ना कहीं अंदर से हाथ मिला लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, हम सभी सीटें दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए अंदर से वगैरह कुछ नहीं, जो है वो खुल्लम खुला मामला है। नहीं, शायद वो इसलिए भी हो सकता है ना कि देख ले किसमें कितना है दम और उसके बाद हाथ मिला लेंगे। ये सारे क्योंकि देखिए वैचारिक स्थिति पर, वैचारिक धरातल पर तो दोनों एक से हैं। सिर्फ मामला हो गया सीटों का। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि साहब सीटों के चक्करों में आप अलग हो गए, ये भी बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर रहा है। चलेगा, जो कुछ होगा इसका जवाब हमें 15 तारीख को मिल जाएगा, 19 को मिल जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो छोड़िए, अब ये तो हो गया सो हो गया। ये बताइए कि क्यों, जैसे कि हमने अभी पूछा अपने कांग्रेस के यहाँ पर जो नेता हमारे हैं उनसे हमने पूछा, आप बताइए क्या कुछ ऐसी चीजें हैं महाराष्ट्र में जिनको सुधारना चाहते हैं, जिनको ठीक करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने जब मुझे ये सवाल पूछा तो मैं मेरे आंखों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कौन सी बात बची है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया, मेरे समझ में आया नहीं। एक दुर्भाग्यवश यह है कि ये जो कांग्रेस की बात है, जो कैंपेन भी चल रही है कि महाराष्ट्र नंबर 1, महाराष्ट्र एक नंबर पे है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बाकायदा मैं मानता हूँ कि 30 साल पहले, 25 साल पहले ये हालत थी कि महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में देश में अग्रसर था। इंडस्ट्री में अग्रसर था, एग्रीकल्चर में था, लॉ एंड ऑर्डर में था, एडमिनिस्ट्रेशन तो महाराष्ट्र का पूरे दुनिया में मशहूर था। ये था 30-35 साल पहले था। लेकिन पिछले 15 सालों में यह हालत पैदा हो गई है कि नंबर 1 हम है। मुझे कहते हुए दुख होता है। कौन से क्षेत्र में है? तो देश में किसानों की जो आत्महत्याएं हुई उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। औसत उसकी आती है 3700 औसत। हर साल 3700 किसानों ने खुदकुशियां की। और ये फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर मनमोहन सिंह सरकार का फिगर है, मेरा नहीं है। दूसरा फिगर मैं आपको बताऊं, महिलाओं से संबंधित जो गुनाह हो रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। राज्य की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि राज्य के सर पर जो कर्जे का बोझ है वो अगर हम पूरे पॉपुलेशन में बांटने की कोशिश करें तो हर व्यक्ति के सर पर 26,700 रुपयों का कर्जा आज के मुद्दे पर है, आज के दिन है। कौन से क्षेत्र में मैं किसी भी महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर की हालत यह है कि हमारा ग्रोथ रेट माइनस हो गया एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज बंद होने का, यानी यही लोग चिल्लाते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री उठाकर लेके जाता है। यहाँ से उठाकर क्यों लेके जाएंगे? अगर इंडस्ट्री यहाँ अच्छी चल सकती है तो बाहर क्यों जाएगी? यहाँ चल नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ से इंडस्ट्री उठकर बाहर जाती है। इंडस्ट्री बाहर चली जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ये सारा दुष्ट चक्र जो ये पिछले 15 सालों में पैदा हुआ है, सुधारना है तो ये सारी चीजें सुधारनी है। ओके, हमारे साथ अनंत तरे जी शिवसेना पार्टी से। अनंत जी, जिस तरह से सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो ये कि आखिर मामला क्या है? क्या ये मामला सिर्फ ऊपर का है या अंदर का भी है? और क्या अगर मान लीजिए वापस दोनों पार्टियां अगर त्रिशंकु की स्थिति बनती है तो क्या वापस आप लोग हाथ मिला लेंगे क्या? ये सवाल जनता के मन में बार बार उमड़ घुमड़ रहा है। एक तो सही है, ये हमारे सहयोगी 25 साल के दोस्त है, अभी भी दोस्त है। 25 साल है, दोस्त है ना। समझ नहीं पा रहे लोग आपके रिश्ते को सब। 25 साल पहले की हमारी दोस्ती है। ये बड़ा भाई शिवसेना बड़ा भाई और भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई, ऐसा मामला था। जब सेंट्रल में सत्ता आने के बाद में इन्होंने बड़े भाई को छोटा भाई समझना चालू किया। हाँ। और ये महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है जो हमारा अलायंस टूटा है। मतलब आप बड़े रहना चाहते हैं? बड़े एक दो, आप नहीं चाहते कोई दूसरा बड़ा हो जाए आपसे? बड़ा भाई थोड़ा ज्यादा चाहता है। ये महाराष्ट्र में 171 सीट्स शिवसेना की थी और 117 बीजेपी की थी। अभी ये 150 के ऊपर अभी हवा बदल गई है ना साहब, आप बदली हुई हवा को देख नहीं रहे हैं क्या? नहीं। तरे साहब ने कहा, उसको मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए, सही है। हाँ। लेकिन छोटे भाई को कुछ देने के तो इच्छा चाहिए। यहाँ हमें सीधा ये कहा गया कि 119 के आगे कुछ नहीं मिलेगा, यानी तुमको कुछ नहीं मिलेगा।
ऐसा है कि लेकिन हमारे साथ पीछे पीछे घसीटे रहो। छोटा भाई बड़े भाई को हाँ, घर अगर खाली ये कहा करो। होता कि 119 की जगह आपको भाई 135 दे रहे, चलो क्या बात नहीं भंडारी हो साहब, सकता छोटा है। भाई बोलने लगा बड़े भाई को तुम अभी घर खाली करो, तुम्हारा इधर यार, कुछ यह नहीं। तो कभी भी इस नहीं कहा महाराष्ट्र था, मैं उन में सारी बातों में बाला था, साहब का और योगदान हमने है। ये कभी भी नहीं कहा है, शिवसेना प्रमुख माननीय बिल्कुल नहीं कहा। शिवसेना प्रमुख माननीय ये बिल्कुल दरे साहब, मैं आपको कहता हूँ कि मैं इन सारी चर्चाओं में अच्छी ढंग से वाकिफ हूँ। हाँ। भाजपा ने ऐसा मुद्दा कभी भी नहीं कहा है। भाजपा ने ये कहा था कि आपका बड़ा भाई जो है, आप बड़प्पन आपका बरकरार रखिए, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत तो बड़ा दीजिए। चलिए, ये तो तय हो गया कि भाई भाई। मुझे हाँ। कुछ बात, अभी एक आध दूसरे सीट पे है तो उस पे दोस्ती से लड़ सकते थे, कुछ नतीजा निकाल सकते थे, और तोड़ने की बात करने का, अब एक मांगा एक दिया, दूसरा दो दूसरा दिया, ये सबसे टूटा, ये जनता का नुकसान है, ये अच्छा, पूरे राज्य अच्छा के। चलिए, ये तो हो गया, हाँ। आगे की राह बताइए। अभी ये तो है, जब 1995 में जब सत्ता आई थी तो हम लोग खुशी से अटल जी को पंतप्रधान बनाने में हमारा योगदान था। कुछ मांगे नहीं, बाबा साहब तो बोले हमको कुछ देना है दो, नहीं दे तो भी हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आखिर तक साथ में रहे। आज भी वैसा था कि एक मंत्री पद दिया, उसमें खुशी थी। तो अभी भी ये साथ हैं। अभी हटे नहीं है। ये 15 तारीख को जनता जो अलायंस तोड़ने का जो अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, ओके। उसका जवाब इनको जनता दे देंगी। इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का पूरा योगदान है। हम लोग आज भी साथ है, आज भी एनडीए का हिस्सा है, मंत्री बरकरार है। साहब, हमारी 80 समझ से बाहर है आप लोगों का रिश्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप देशपांडे। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ये देखो आप में बड़ा भाई छोटा भाई, थोड़ा गुज में घर में झगड़ा होता है। हाँ। बाद में कोई तो भी बड़ा आदमी बोलेगा, जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, अरे उद्धव भाई मैं केंद्र संभालता हूँ, देश संभालता हूँ, आप महाराष्ट्र संभालो, तो फिर से इकट्ठा आ जाएंगे। चलिए, क्या सवाल है? देखेंगे, सब लोग देखेंगे। संदीप देशपांडे जी, सर अभी एक चूहे का नाता भी चल जाएगा फिर से। इसका अच्छा, आप वगैरह बोलना। पब्लिक स्पीचेस में तो बहुत कुछ बोला जाता है इलेक्शंस के क्या हो दौरान। गया जानकर साहब? लोकसभा में 2 ही बचे, अभी कितने बचते मालूम नहीं है। चलिए, संदीप देशपांडे जी हमारे सब आ साथ जाएगा, हैं। देखिए। सर एक मिनट, बस आगे एक मिनट जरा खत्म कर लूं, मैं आपके पास आऊंगी। संदीप देशपांडे जी, इंटरेक्शन हम भी कर सकते हैं। संदीप देशपांडे जी एमएनएस पार्टी से हमारे साथ हैं। संदीप देशपांडे जी अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी शिवसेना भाई भाई, एमएनएस और शिवसेना भाई भाई, तो ये भाई भाई का चक्कर क्या है? मतलब अभी लोगों को आपका भी नहीं समझ में आ रहा पूरा। नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब ये 4 पक्ष आपस में लड़ रहे थे हाँ। सीटों के बंटवारे के लिए, तभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र का एकमेव पक्ष था जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास की ब्लूप्रिंट 25 तारीख को लोगों के महाराष्ट्र के सामने रखी, जिसमें वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, पुलिसों की हालत कैसी अच्छी हो उसके बारे में बताया गया, रोड्स इस महाराष्ट्र के कैसे अच्छे हो उसके बारे में बताया गया, पूरे महाराष्ट्र का विकास कैसा हो उसके बारे में बताया गया। और तभी हमने ये बात पूरे महाराष्ट्र के सामने रखी कि महाराष्ट्र को अगर अच्छी तरीके से चलाना है, महाराष्ट्र का विकास होना है, तो हमें महाराष्ट्र को स्वायत्तता चाहिए, स्वतंत्र नहीं। ये बात लेकर हम महाराष्ट्र की जनता तक पहुंच गए हैं और इसके लिए हमने लोगों के सामने हमारी बात रखी है और लोगों को अपील की है कि भले इनको 4 लोगों को झगड़ने दो, हम पहले से अकेले थे, अकेले महाराष्ट्र के चुनाव के सामने गए हैं और हमें वोट दीजिए। ओके, हमारे साथ जरा ये आरपीआई के हमारे नेता मौजूद हैं, श्री टीके जैन साहब। जैन साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदमताल कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर आप इन चुनाव में बीजेपी के साथ बने हुए हैं? देखिए, हमने ये देखा बहुत सारे पिछले सालों में जो कोalition गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। पिछली सरकार का जो अनुभव था कांग्रेस और एनसीपी का, वो बहुत ही बेकार था। 3 साल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स के ऊपर निर्णय नहीं हुए, राज्य में कानून और सुव्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। 26/11 के बाद इस राज्य में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, जो कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, वो स्टेप्स नहीं लिए गए। सीसीटीवी का एक मुंबई सिटी में टेंडर फ्लोट किया गया, 3 बार अभी तक वो टेंडर फ्लोट हो चुका है, लेकिन क्योंकि उनके मन के मुताबिक कंपनी टेंडर नहीं भर रही या उनकी बिड वहाँ तक नहीं आती, तो इसलिए किसी भी कंपनी को टेंडर ना देते हुए हर बार टेंडर रद्द किया जाता है। इरिगेशन के जो काम हैं, पहला काम 60 करोड़ का मिलता है, उसके 15 दिन के बाद में उसकी कीमत बढ़ा के 328 करोड़ कर दी जाती है। इतना भ्रष्टाचार इस राज्य में और इस सरकार, पिछली सरकार के द्वारा किया गया था।
तो हमें ऐसा लगा कि केंद्र में लोगों ने एक बड़ा स्पष्ट बहुमत दिया है एक पार्टी को, ताकि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पिछली सरकार की तरह लूली लंगड़ी ना हो, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इस देश को मिले, ऐसा जनता का विचार था। वही विचार सामने रख के हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाया। उसी तरह का प्रशासन जो है वो इस राज्य को मिले, सिंगल पार्टी रूल हो, एक पार्टी जो अच्छे निर्णय ले सके। देखिए, हर आदमी गलती करता है, मैं ये नहीं कहता कि सभी निर्णय अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये भविष्य की बात है, लेकिन एक पार्टी जब निर्णय लेती है तो वो निर्णय के लिए जवाबदार रहती है। पिछले 3 साल में, मैं इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था, हमारे डिपार्टमेंट की फाइल्स पिछले साल भर से गृह विभाग से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती थी, उनके ऊपर निर्णय नहीं होता था। एक इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, उसके ऊपर उनके अंतर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कोई टाउन प्लानिंग की है, कहीं पे यूडीडी की है, फाइनेंस की फाइल्स हैं, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को फंड दिए जाते थे, बाकी को नहीं दिए जाते थे। इस तरह की जो सरकार है वो इस राज्य में दोबारा ना आए। भ्रष्टाचार जो है वो नियंत्रण में हो, उसको मिटा दिया जाए। इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाया और यही मुद्दे हम लेके लोगों के सामने जा रहे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया गवाह है, मुंबई के लोग गवाह हैं, महाराष्ट्र के लोग गवाह हैं, और वो सब कुछ देख रहे हैं। और अब देखने के बाद कुछ करने का मौका आया है, अपनी नई सरकार चुनने का मौका आया है, और इसी को देखते हुए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं जनता से जानने की उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, वो किन विषयों को अहमियत दे रहे हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनवाणी में और तुरंत हाजिर हो जाते हैं महाराष्ट्र की जनवाणी में। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। द टॉप न्यूज इमर्जिंग फ्रॉम एशिया, इवेंट्स एंड इश्यूज shaping the continent's development, analyzing global turnarounds with Asian perspectives, and a glance at the stories beyond the headlines. Watch Inside Asia, Saturday 4 p.m. only on DD News. आइए मिलकर एक नई शुरुआत करें, गंदगी को दूर कर एक साफ और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। शामिल हों डीडी न्यूज की खास मुहिम में, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, संकल्प डीडी न्यूज का। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़िए हमारे साथ। जनवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मुंबई में हैं और मुंबई के दिल की धड़कन क्या कह रही है इस समय अपनी होने वाली सरकार से, वो क्या कुछ अपेक्षाएं और उम्मीदें रखते हैं, आइए जरा उन्हीं से जान लें। हमारे साथ में यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं इधर गेटवे ऑफ इंडिया पे। जी जी, मुंबई से चेतन कोठारी, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को पूछना चाहता हूँ कि करीबन जो 15 साल से उनकी जो सरकार राज में है, आज रेप के केसेस इतने बढ़ गए हैं। मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट है कि कम से कम 10 साल में एवरेज बम्बई में सिर्फ करीब 212-215 होते थे, और ये साल में करीबन 450 हो गए। तो अभी तो ये साल कंप्लीट नहीं हुए। दूसरी बात, पुलिस की बात कर रहा हूँ कि बम्बई में ये मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट है कि जो 10 साल में करीबन मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ कि 10 साल में बम्बई की पुलिस ने ऑन ड्यूटी करीबन 1650 पुलिस ने आत्महत्या की है, और 165 पुलिस ने सुसाइड किया हुआ है ऑन ड्यूटी, जो और डिफरेंट कॉज से मर गए हैं कि इनके ऊपर वीआईपीओ का इतना दबाव है कि उनको 16-16 घंटा उनको काम करना पड़ता है। उनको छुट्टी नहीं मिलती है। जरा महादेव जी से पूछते हैं। महादेव जी बताइए, दो सवाल उन्होंने पूछे। एक तो ये और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलिस वालों की बात उन्होंने की, जवाब दीजिए। ये महिलाओं के सुरक्षा के बारे में हमने बहुत अच्छे पैर उठाए हैं
उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कानून लगाते हैं। नहीं, अच्छे अच्छे कानून तो है, पर वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? बात ऐसी है, अभी ये बात कर रहे थे कि पुलिस लोग ने बहुत आत्महत्या की। हाँ। पुलिस लोगों का जो उनका रिक्रूटमेंट है वो अभी प्रोसेस चल रही है, तो उसके बाद में पुलिस को जो टेंशन आता है काम का, तो उसके वजह से यही मुंबई में महाराष्ट्र में होता है ऐसा उनका दावा है, वो गलत है, पूरा गलत है। सब कि ऐसा है कि आप बोलते थे ये पूरा रहने दो, आप मेरे पास लेके आइए। कोठारी जी, ये सब गृह मंत्री के कारभार से हो रहा है। गृह मंत्री आपके जैसे हैं वैसे ही आपको। तो यही है कि ये कोई पार्टी के तरफ से आए होंगे, लगता है ऐसे मुझे लग रहा है, कोई पार्टी की तरफ से आए हुए ऐसे लगते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो बात है वो सब जगह आरटीआई का कायदा कांग्रेस ने लाया है, कांग्रेस ने लाया और वो जरिए हम आगे जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी माधव भंडारी अभी बोले कि 3700 और इनका जो ऐड आता है विज्ञापन, उसमें वो किसान 50,000 यहाँ पे आत्महत्या हो गई। दूसरी बात ऐसी है, ये पानी के घोट भर पानी आप की सिर्फ पुलिस के बारे में बोलिए ना, उन्होंने पुलिस के और रेप्स के बारे में बोला। उसके पीछे कहाँ जा रहे हैं, उसको बात को लेके जा रहे हैं। रहता है वो कैसा धोया, तो ये जवाब ये ऐसा दिखाने से अभी महाराष्ट्र की जनता जाएगी नहीं। और आरपीआई के बारे में मैं बोलूंगा कि आरपीआई का यदि उनके अपने जाति के बारे में यदि चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्ता पाने के लिए तो उनके साथ में नहीं, पास में स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विशेष तो महाराष्ट्र की अस्मिता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ये छोड़ के खाली पावर लाटने के लिए आपके गृह मंत्री अकार्यक्षम हैं, बाकी कुछ नहीं है, पावर इनके साथ कोई आरपीआई जनता नहीं है। आरपीआई जनता निधर्म सर्वधर्म साहब मानने वाली है, तो ये इनके साथ कभी भी जाने वाली नहीं है। ये कहीं और जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताइए। एक टाइम था जब महाराष्ट्र में महिलाएं रात को, हम लोग दिल्ली में कहते थे कि मुंबई की औरतें रात को घूम सकती हैं, लोकल में जा सकती हैं, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। ये एक सच्चाई है मुंबई। मैं शेलार जी को बता दूं, मैडम मैं शेलार जी को बता देता हूं कि उनके गृह मंत्री जो बार बंद करवाने की बात करते हैं, सीपी को फोन कर करके बार खोलने के लिए बोलते हैं, नहीं है जवाब। हाँ बोलिए। हम तो जनता के इंटरेस्ट है कि नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स होना चाहिए, लेकिन हर एक पार्टी क्रिमिनल्स ही डालते हैं। और 2009 में 30% क्रिमिनल्स थे और इस टाइम 2014 आज ही तो रिलीज हुआ है रिपोर्ट, उसमें 34% क्रिमिनल्स है और 23% सीरियस क्राइम है। तो कभी ये लोग सुधरेंगे पता नहीं है। और मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत बताया है। पहला लोकसभा और विधानसभा में स्वच्छ होना चाहिए, तभी भारत में स्वच्छ हो सकता है। और इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट में ये जो आरपीआई का अमेंडमेंट करके ये क्रिमिनल्स को उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। ओके ग्रेट। हाँ जी सर बोलिए, बैठ के ही बोलें क्या? हाँ ओके। मेरा नाम डॉल्फी डिसूजा है, मैं कन्वीनर हूँ पुलिस रिफॉर्म्स वॉच। जैसे चेतन कोठारी भाई ने कहा, पुलिस सुधार के बारे में खास करके जैसे 50% जो पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटी पे रहते हैं। दूसरी बात है, जो हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन महाराष्ट्र में नंबर 1 है, भंडारी साहब ने बताया, वो हकीकत है। शेलार जी, आपको पता है कि आपके गवर्नमेंट ने इतना बुरा कानून इस टाइम पे लाया है, महाराष्ट्र पुलिस अमेंडमेंट एंड कंटिन्यूएंस एक्ट, जो टोटल रिग्रेसिव पुलिसिंग के हिसाब से वर्स्ट पुलिसिंग होने वाली है। तो हमें ये पूछना है आपसे कि आपने ऐसा कानून क्यों पास किया, एक बात वो है। और दूसरे अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी से 2006 के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स जो है उसकी अगर हम अमल बजानी करने वाले हैं कि नहीं, अच्छे पुलिसिंग के लिए। ओके शेलार जी, आप जवाब दे दीजिए। शेलार जी, मैं बताऊं आपको, शेलार जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब देने वाली थी विद्याताई, वो चली गई यहाँ से। मैं बताऊं आपको कि इसका कारण क्या है। एक बात ऐसी, इन्होंने जो बातें कही उसके बारे में शेलार जी एक मिनट सुन लीजिए जरा। ट्रांसफर में पूरा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सीएम ने एक्सेप्ट किया है ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं आप, तरह से वो जा रहा है। पोस्टिंग लिस्ट उठा के देखिए जरा, पता चलेगा आपको। हम बहुत कोशिश करें, वो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। आपने खाली वो कांग्रेस वाले जो है उनसे क्या पूछा कि क्यों आपको वोट दे, इनको क्यों नहीं पूछा? किनको? इनको हमने तो बोल दिया आपको। ये चार उनको खाली उनको ही क्यों पूछा? अरे पूछा, ये मीडिया का हमने तो आपको जवाब दे दिया ना सामने। अरे पूछा, हाँ पूछा तो नहीं पूछा, बराबर सही कहते हैं।
हमने आपको उत्तर दिया कि हम क्यों गए, हम क्यों आपके सामने आए हैं। एक मिनट रुकिए मुंबईकर से हम बात करें जी, इनको माइक दीजिए जरा। हाँ बताइए, मुंबई के लोग, मैं खास करके कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि मुंबई में ग्रामीण क्षेत्र से जो लाई हुई सब्जियां हैं वो इतनी महंगाई के कगार पर क्यों पहुंचा है? हमारे गरीब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भोजन के लिए सब्जी, वो सब्जियां की कीमत आसमान छूते जा रहे। क्या है राज्य सरकार का? क्योंकि वो कृषि मंत्री जो थे वो इसी सरकार के थे। ये समझ में नहीं आता है कि हाँ सब्जियां मैं सस्ता में परचेज करवा करके मुंबई में भेजता हूं और मुंबई में सब्जियां महंगाई का आसमान पर पहुंचा रहता है। मैं इनसे इसके बारे में मैं बात करूंगा हाँ, कि हम जो FDI लाना चाहते थे, यही भारतीय जनता पार्टी ने उसको विरोध किया। इसका मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट शेतकरी जो किसानों का माल है वो अपने ग्राहक के पास जाए। दूसरी बात भाई साहब ऐसा करूंगा कि जो खेती माल का जो कुछ अभी कांदा हो, द्राक्ष हो, किसके पॉलिसी से इनको भुगतना पड़ा है, ये भी आप जानना चाहिए कि जो सेंट्रल में अभी पॉलिसी चल रही है उससे कांदे के बारे में, उसके द्राक्ष के बारे में, उसके बारे में क्या क्या चल रहा है, तो वो यदि आपने पहले उनको पूछना, उनकी मजबूरी है, वो केंद्रीय कृषि मंत्री उन्हीं के डिपार्टमेंट से थे। आप देखिए इस देश में इंपोर्ट लगाना, कब एक्सपोर्ट भले करना, हमारे बैन करना, यूपीए गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अनाज का निर्माण ज्यादा किया, तो इसको बराबर माधव भंडारी खत्म करने का काम यही काम लोग करते हैं। ये मिले जुले खाली सत्ता पाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बराबर है भाई साहब। पुलिस रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया था, वो बिल्कुल सही मुद्दा है, उसमें बहुत काम करना जरूरी है। पिछले 15 सालों में ये मुद्दा किनारे कर दिया गया, लेकिन मेरी पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है। आपको शायद पता होगा, जयंतराव उमरानीकर एक हमारे यहाँ के काबिल अफसर थे, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स पर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट सरकार को दी है, लेकिन ये रिपोर्ट पिछले 15 सालों में कपाट में बंद थी। हमने वो रिपोर्ट बाहर निकालेंगे और उन रिफॉर्म्स पर हम काम करेंगे। ओके जी, हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न भाजपा से है कि वो मोदी सरकार जो बोल रही है कि ये सत्ता, महाराष्ट्र की सत्ता हमारे हाथ में दीजिए, लेकिन पहले ही उनको महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता थी, यानी है अभी महानगर पालिका में, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे महाराष्ट्र में या मुंबई में इतने सारे खड्डे हैं, रस्तों की बुरी दिशा यानी अवस्था है, वो अगर क्लियर नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? मोदी सरकार यानी यहाँ पे हर बार मोदी साहब को लेके आने वाले हैं क्या ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? दिखाइए जी, जवाब दीजिए। मुंबई में हम सत्ता में है, बिल्कुल जरूर है, लेकिन बड़े भाई के छाया में है, और तबलीग आया तो बड़ा भाई। सत्ता का सबसे पूरा अधिकार जो है वो बड़े भाई के पास है। हम तो अभी तक छोटे भाई बने रहे। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ जिसकी आम जानकारी आम मुंबईकर को होना चाहिए कि मुंबई महापालिका के पास अधिकारों की बहुत कमी है। मुंबई महापालिका कंट्रोल करती है सीएम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए। मैं मुंबई महानगर और नगर सेवक हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मैं जो माधव भंडारी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सामने लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का ये है। अभी इनकी आनंदीबेन पटेल गुजरात से ये भाई लोग, मैं आपका आह्वान करूंगा कि ये यहाँ की बातों को खड्डे इन्होंने कहे और आनंदी बहन कहती है कि यहाँ से उद्योग धंधा गुजरात में जाओ, तो ये महाराष्ट्र को खत्म करने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी, तो इनको अधिकार नहीं महाराष्ट्र के वोट मांगने का। तो ये आनंदी पटेल यहाँ से आरबीआई का किसने लिया, JNPT का कौन लेके गया? दूसरी बात है पालघर का सिक्योरिटी का, ये तो सब महाराष्ट्र को, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित बनाना मुंबई को चाहती है और यहाँ का महाराष्ट्र की असुविधा खराब करना चाहती है। ये महाराष्ट्र जनता आपको बराबर सिखाएगी 15 तारीख को। तो आपको 15 तारीख समय में महाराष्ट्र में जितने टोल प्लाजा है उतने पूरे देश में नहीं है जी। टोल प्लाजा रोड पे महाराष्ट्र में 20 किलोमीटर रोड भी बनता है, उसके ऊपर एक टोल लग जाता है। हम लोग जब हर तरह का टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर प्रोफेशनल टैक्स है, गाड़ी लेने के टाइम में टैक्स देते हैं, तो फिर कितने टोल प्लाजा, कितने टोल आदमी भरेगा? मेरा ये प्रश्न बाकी सब पार्टियों से है। कांग्रेस ने 15 सालों में इतने सारे टोल बढ़ाए हैं,
आप क्या बाकी सब करेंगे? पार्टियां उसके लिए क्या करने वाली माधव भंडारी जी आप बताइए क्या रणनीति ये होगी आपकी? अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र जो कर रहे हैं उसके साथ टोल मुक्त महाराष्ट्र हम लोग करेंगे। शिवसेना की जब भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आंदोलन किया था टोल के बारे में, तो भाजपा के विरोधी पक्ष नेता थे एकनाथ खड़से साहब, उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया विधानसभा में, और अभी ये बात कर रहे कि टोल मुक्त करेंगे। कहाँ से करेंगे? माधव जी आप बताइए क्या करेंगे? वहाँ पे मिली भगत है। ये टोल संस्कृति महाराष्ट्र में चालू की 95 में इन्हीं का युति का गवर्नमेंट था, तब से इन्होंने टोल के करार किए और वो आगे चल रहे हैं। तो और आप आगे बढ़ाए, इन्होंने आगे बढ़ाए। इन्होंने 15 साल में क्या किया बाद में? अगर ये टोल के बाद 1995 में चालू हुआ, ये खाली बताते हैं, लेकिन ये टोल कम करने की बात हम भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये गलत था पहला तो इन्होंने बंद करना चाहिए था। इन्होंने तो कितने टोल प्लाजा बनाए। पहले 200 किलोमीटर पे एक टोल होता था, अभी 20 किलोमीटर पे एक टोल है। उसमें गवर्नमेंट फंसे जाएंगे। अभी एक कलम्बली लग रहा है आपके काल में, बहुत अभी नहीं बनाएंगे, स्कूल बनाए। मैडम आप गए ऊपर गए। आपसे एक प्रार्थना है जी, आप शेलार साहब का अकेले का प्रोग्राम करिए। आप बोलिए ना, मैं जब से तो आपको बताइए क्या करेंगे आप टोल का? टोल का तो मैं ये बताता तो हूँ कितनी भी फौज आने दो, यहाँ का एक महाराष्ट्र सिलेदार बहुत काफी है इनको। चलिए बताइए। नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, बताइए। क्योंकि जिस ढंग से ये बार बार बीच में आवाज दबा रहे हैं, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि बोलने लायक कुछ नहीं है तो विपक्षियों का आवाज दबा दो। अच्छा टोल पे बताइए ना। अब हम आवाज दबाते नहीं है, 4 जन मेरे कांग्रेस के पास नॉर्मल मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है। अरे आप जो गलत बातें कर रहे हैं उनको मैं सह लूं क्या? बस हो गया, गलत बातें कर रहे हैं आप। बस यहाँ पे अभी बड़ा भाई उनको कहते हैं, और यहाँ के महाराष्ट्र से विदर्भ अलग करना चाहते हैं। ये दूसरे किसी को बोलने दीजिए, शिलाजी दूसरे किसी को बोलने दीजिए, बस हो गया। और किसी को बोलने दीजिए। माधव भंडारी जी अब जवाब दीजिए शॉर्ट में टोल के बारे में 2 बातें बताइए कि टोल की मिलीभगत किसने की, कैसे की, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। और हमने टोल के बारे में ये कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल हम टोल मुक्त महाराष्ट्र करेंगे। चलो बस बढ़िया, ओके आप बोलिए सर। हाँ रुकिए। सर पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस, पिछले 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में राज कर रहा है, जो अपने आप को किसानों और मजदूरों की पार्टी बोलता है। अगर आप 15 साल में विदर्भ में पानी नहीं दे पाए तो और कितने साल चाहिए आपको पानी देने के लिए? सारा पानी लवासा जाता है। जबकि इनके लीडर शरद पवार, सुप्रिया सूले और इवन पृथ्वीराज चौहान, ये सब लोग अपने आप को किसान घोषित करते हैं जब नॉमिनेशन डालते हैं। तो मैडम पहला हो गया, अभी हमारे शेलार साहब जाएंगे। जी बोलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला। वो विद्याजी चौहान गए, अभी शेलार साहब जाएंगे। मेरा सवाल के बिना नहीं सवाल सुनिए साहब, सवाल। हाँ मेरा सवाल माधव जी से, चुनाव के पहले मोदी जी ने बताया था पहला 1 रैंक 1 पेंशन कर देंगे। अभी इधर बॉम्बे में आके बड़े बड़े वादे कर रहे, लेकिन पहले वादे जो किए थे उन्होंने वो अभी भूल गए। वो लोकसभा वाले हाँ लोकसभा वाले। अरे अभी विधानसभा का चुनाव है ना, लेकिन विधानसभा पहला ही पूरा नहीं किया तो अभी ये नए वादे बोल रहे, तो पहला पूरा नहीं हुआ तो अभी भी ऐसा ही चलेगा क्या? आप बोलिए सब, और कौन बोलेगा? हाँ इधर से बोलेंगे, एक मेरे को हाथ नजर आया था। बढ़ते जाएंगे। हाँ, जी बोलिए, बैठ के बोलिए। हाँ। मेरा सवाल बीजेपी और आरपीआई से है। हाँ। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र चुनाव में महंगाई के ऊपर आप चुप हैं, और नेशनल लेवल पे भी अगर मैं बात करूं तो कैंसर की दवाइयां, डायबिटीज़ की दवाइयां, अस्थमा की दवाइयां जो 6,000 8,000 की आती थी, अभी आप रेट जाके पूछे क्या हो गई है। तो क्या मोदी सरकार कब काम करना शुरू करेगी रियल में? अब ये झाड़ू लगा दिया, ये कर दिया, इससे कब उपरेगी ऊपर? कब रियल पॉलिसीज भी आएगी? कब महंगाई खत्म होगी? कब ये सब खत्म होगा? या कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कब खत्म होगा? आप लोग चुनाव के माहौल से कब बाहर आएंगे? माधव भंडारी जी आपसे पूछा गया। सवाल आपसे मुझसे पूछा या आरपीआई से पूछा? दोनों से पूछा। पहले आप दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। उसके बाद जैन साहब। जी जैन साहब जवाब दे रहे हैं। नहीं पहले आप बोलिए, फिर मैं बोल देता हूँ। आप बड़े हैं ना, आप बड़े हैं, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, ये तकलीफ की बात है तो इधर उधर करते। हाँ जी मेरा ऐसा बोलना है इसके बारे में। हाँ। इनका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और वाजिब है, लेकिन
100 दिन में अगर आप ये सोचें कि पूरे देश की जो सारी समस्याएं हैं वो 100 दिन में निपटनी शुरू हो जाएंगी। 100 दिन में दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। नहीं साहब, ऐसा है कि कुछ चीज़ों की शॉर्ट सप्लाई थी। आई एग्री विद यू, ऐसा नहीं, आप जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि कई चीज़ों की जो एक लेगेसी हम लोग कैरी कर रहे हैं इतने दिन से, इतने सालों से, ये सब कई चीज़ों की शॉर्ट सप्लाई हो गई है। जो मैं, मेरी जानकारी उतनी है जितनी मैं पेपर में पढ़ता हूँ। मेरे आप पूरे भारत का सवाल उनसे पूछ रहे हो, एक ही खासदार दिए, लेकिन मैं एक नागरिक के नाते मैं आपको पार्टी के नाते जवाब नहीं दे सकता। लेखा जोखा उनसे मांगोगे तो कैसे चलेगा? वो कायम रखने के लिए उनके साथ में इनको अर्पित जनता की कुछ फिक्र नहीं है। माधव भंडारी जी, आप जवाब देंगे अब। दो बातें उसमें है। हाँ, त्याच्यासाठीच ते थांबले। महंगाई की बात चल रही है तो महंगाई वो रुके, आज के दिन बाकी भी, कुछ नहीं है। जी जी, आज के दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए और पिछले 3 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार नीचे आए, जिसका असर बाकी चीजों पर भी हो रहा है। क्रूड ऑयल कम हो गया रेट, आपने कम नहीं किया है, वो विश्व बाजार में कम हो गया रेट। भाई आप सब जानते हो तो मुझे क्यों पूछते हो? तो आप इसकी महंगाई के बारे में चुप क्यों है? लाइफ सेविंग मिस्टर, एक बात सुन लो, आपके सवाल का जवाब मैं जब दे रहा हूँ, मैंने आपका पूरा सवाल शांति से सुना। जब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो आप शांति से सुनने की भी तैयारी नहीं आपकी। जी। किस तरह पे पेट्रोल कम, अरे भाई साहब, कम करते हैं, सुन उसका तो लो, अपना कंट्रीब्यूशन मानते हैं। सुन लो। हाँ माधव जी बोलिए। वैश्विक स्तर पर जो दाम कम हो रहे हैं वो बात बता रहे हैं ना। पिछली सरकार के दिनों में भी मैं आपको कैलेंडर निकाल के दूंगा कि जिस दिन वैश्विक स्तर पर पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम कम हुए उसी दिन हमारे यहाँ बढ़ गए। पेट्रोल का सवाल नहीं है, दवा के बारे में बोलिए। ये देखिए, चलिए, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। चलिए ठीक है, चलो मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ओके, चलिए, ओके। हाँ, यहाँ पे एक महिला स्वर आया। हाँ बोलिए, 1 मिनट। हाँ, मेरा सवाल मनसे से है। क्योंकि उनको सुनना नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? हाँ, मनसे से है। हाँ। मनसे अभी स्वायत्तता के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अगर मनसे को स्वायत्तता मिल जाती है तो उनका उत्तर भारतीयों के प्रति जो नजरिया है उसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, मुझे एक बात बहुत क्लियर करनी है कि हम उत्तर भारतीय या गुजराती या कोई भी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुंबई के बारे में अगर सोचा जाए या महाराष्ट्र के बारे में सोचा जाए तो यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर कोई यहाँ पैदाइशी है तो वो भी भूमिपुत्र है, ये हम मानते हैं, और यहाँ के भूमिपुत्र को मिलना चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य या बिहार के राज्य उधर उनके स्टेट की डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो उसका बोझा महाराष्ट्र और मुंबई क्यों सहे, ये हमारा पहला सवाल है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम रेट की बात मैडम चल रही थी, तो क्राइम रेट में यह हुआ है कि जितने मेरे ख्याल से हाँ मैडम, भूमिपुत्र देश के होते हैं ना, अलग-अलग राज्यों के नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की जो धरोहर है, देखिए ऐसा मान्य है मेरी बात, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के स्टेट उनकी प्रगति नहीं करती तो उसका बोझा महाराष्ट्र क्यों सहन करे? ये आप मुझे बात बताइए। वो ये जानना चाहती हैं, मैडम ये कह रही हैं कि ऐसा तो नहीं है, फिर वो यहाँ आएंगे तो आप। हमले की बात अलग है, हमले की बात अलग है, हमले की बात अलग है, हमले की बात अलग है। हमले के टाइम महाराष्ट्र भी उधर बॉर्डर पे जाके खड़ा रहता है, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग सब करें और आके आप फल लेके जाए। क्राइम रेट जो बढ़ा है उत्तर प्रदेश और बिहारियों की वजह से बढ़ा है क्राइम रेट महाराष्ट्र का। इनके पास पेपर है, आप पूछ लीजिए उनको। बस एक उनका जवाब सुन लिया ना आपने, पता चल गया आप उनकी लाइन क्या है ना। ओके फाइन, चलो बोलिए। पूरे देश में सूचना अधिकार का बहुत कुछ चीज़ें बाकी आ गए हैं बाहर। करप्शन बाहर निकला है और A to लेके Z तक सभी अल्फाबेट खत्म हो गए हैं कि 2G स्कैम, AG स्कैम, सभी स्कैम। लेकिन हमने देखा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अभी तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया है। ये सवाल बीजेपी के इनको हम पूछ रहे हैं। 4 महीने के बाद में अभी जितने भी वो डिसीजंस देंगे वे कोर्ट में जाएंगे तो पूरे डिसीजंस को खारिज हो जाएंगे वे। तो अभी तक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या ऐसे कोई अपॉइंट नहीं करेंगे तो सच्चे दिन जब आएंगे नहीं तो अच्छे दिन कब आएंगे ही नहीं, ऐसे हमारी सोच है। तो आपका क्या कहना है इसके? जल्दी करना चाहिए। किसने? आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं थोड़ी करने वाला हूँ। आपकी पार्टी नहीं, माधव भंडारी जी आपकी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। शेलार साहब, आपके राज्य में इतने घोटाले हुए, आपके शासनकाल में इतने घोटाले हुए, आदर्श घोटाला, अभी FSI घोटाला, तो आपको क्यों जनता चुन के देगी बताइए? बॉम्ब सूट घोटाला,
कांदा घोटाला, आदर्श घोटाला, FSI घोटाला, घोटाले के घोटाले हैं। ओके। और सब घोटाले ही चल रहे अभी भी। अभी भी 165 फाइल साइन कर दी कुछ नहीं है भाई साहब, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा और अदालत है, RTI है, सब आगे लाए है, तो ये जो दिखावा ये लोग कर रहे हैं जेल साफ करके रखा है, आ जाएगा। इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1 दिन 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भंडारी साहब से मेरा सवाल है 165 कि इलेक्शन के बाद अगर आपकी सीट कम आई तो आप किससे गठबंधन करेंगे? तुमच्याबरोबर आले काय पंडा? क्या इस चुनाव में हमें आप पूरा बहुमत देने वाले हैं, इसलिए आप हमको किसी के साथ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके जी, बोलिए। सर जी, मैं आप सभी से सवाल करता हूँ कि आप अभी जनता के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो कि जनता के सवाल देने में भी आप बोलते मेरा ये टाइम है, मेरा ये टाइम है, आगे आप क्या कर पाएंगे? क्या अपेक्षा करना है? मुझे मेरी बात रखने दीजिए, आपकी गलतफहमी है, गलतफहमी से आप मत बोलिए। बीजेपी छोड़ के बाकी पार्टियों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता अपने बॉर्डर इशू इस राजनीतिक चुनाव में लाके अपने जवानों का अपमान किया है, जबकि हमारे जवान वहाँ पे एकदम बल्कि तरह से उत्तर दे रहे थे? क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ा था पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे, उनके भी ज़्यादा लोग मरे थे, तो जवाब दिया जा रहा है, तो आप लोग क्यों फिर ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी को टारगेट करने के लिए आप लोग क्यों फिर ये सब मामले बाहर ला रहे हैं? मुझे ये समझता नहीं है। हमने टारगेट नहीं किया, RPI ने बिल्कुल टारगेट नहीं किया। नहीं, मुझे बाकी पार्टियों से ये क्वेश्चन है, बीजेपी और RPI छोड़, यही सवाल का मैं जवाब दूंगा। जब 4 सर कटा के पाकिस्तान सैनिक भारत के लोग गए थे, तभी ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती थी कुछ ठोस कार्यवाही करना चाहिए, कोर्ट करना चाहिए। हमने पूछा कि क्या करना चाहिए, तभी भी हमारे जवान लड़ रहे थे, तभी भी हमारे जवान लड़ रहे थे, तो लेकिन उन्होंने उनका उसको देखा नहीं और खाली कांग्रेस के सामने राजनीति बना के लोगों के सामने लाया। तभी भी हमारे जवान ने कभी आवाज नहीं निकाली, कभी मुंह नहीं खोला। कैपेबल है, उसके बारे में बोलिए। इनको शायद मालूम नहीं है शिलाजी को, इनके प्रधानमंत्री ने कभी मुंह नहीं खोला, वहाँ जाके अपोजिशन करने की तो बहुत दूर की बात है। अभी आपका एक साहब मेरा सवाल आप लोगों से है, 15 साल में जब भी आप लोग शरद पवार जी ने बोला कि प्याज महंगे होने वाले हैं, उसी समय पूरे देश में अचानक प्याज महंगा हो जाता है। शेलार साहब क्या किया? 2 पुलिस भेड़िए में मारे, पुलिस के बारे में आप क्या किया? किसको सस्पेंड किया? सर मेरा सवाल आपसे ये कि 15 साल में जब शरद पवार ने बोला कि प्याज महंगे होंगे, उसी समय पूरे देश में एक साथ अचानक प्याज महंगा हो जाता है, तो क्या इसके पीछे कोई मिली जुला कुछ वो होता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई वक्त होती है क्या? भी मिली जुली नहीं है, पूरे देश में प्याज अचानक महंगी हो जाती है, आपका प्याज हो गया, शक्कर हो गई, जो आप नाम लीजिएगा उस चीज का, वो चीज महंगी हो गई जब उन्होंने बोला, तो क्योंकि कृषि मंत्री थे देश के। जी अच्छा, एक बात ये बताइए, किसी ने यहाँ बेरोजगारी की सवाल नहीं उठाई। हमें मालूम है कि मुंबई में बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या किस रणनीति के साथ और किस एजेंडे के साथ अगर आप सरकार बनाते हैं, इस तरफ आप सोचेंगे? मैडम, जब मुझे सवाल आपने पूछा था कि लोग आपको वोट क्यों दे, जब जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया उसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया था, और अनएम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए जो जो कदम उठाने चाहिए, वो क्या कदम उठाने चाहिए हमने स्पेल आउट किया है हमारे घोषणा पत्र में, और हम बिल्कुल ये कहते हैं कि आने वाले 3 सालों में आपको हम अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा जो चक्र है वो उल्टा करके दिखाएंगे। हम अनंत जी से पूछना चाहेंगे, किसी मुंबई का ने ये सवाल नहीं पूछा, मुंबई में जिस तरह का सड़कों का हाल है, जिस तरह का सुएज का हाल है, जिस तरह की भीड़ भाड़ बढ़ रही है, स्लम्स बढ़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है उनके लिए क्या आपकी पार्टी सोच रखती है अगर आप सत्ता में आते? देखो, अब भी बारिश रुका है और मुंबई में जो कैपेसिटी है, जो मुंबई का जो बजट है, जो लोगों को लिए बनाया जाता है, उससे डबल अगर लोग आए तो गवर्नमेंट ने कितना पैसा दी, पूछो हमारे सेलर साहब को। स्टेट गवर्नमेंट ने मुंबई महानगर पालिका को 5 पैसा दिया नहीं है। और एक हमारा बड़ा अनुदान देता है। मेयर हमेशा पूछ रहे जा रहे हैं, आपके जो बड़े भाई, इसलिए इस मुंबई का जो विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। किया, बहुत डेवलपमेंट नहीं है कांग्रेस ने, MMRD के जो पैसा मिल रहा है बहुत किया है। लोंडे जो है मुंबई और महाराष्ट्र में कम नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कितना भी पैसा आप डालो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे। यहाँ मौजूद हमारे विभिन्न पार्टियों के जो नुमाइंदे आए हुए हैं, फाइनल अपील वो लोगों से क्या करना चाहते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद जनवानी में।
महाराष्ट्र और हरियाणा 378 विधानसभा सीटें। विधानसभा चुनाव 2014, सबसे विश्वसनीय और लगातार कवरेज जनादेश सिर्फ डीडी न्यूज पर। दूरदर्शन से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। दूरदर्शन पे मैं पली बड़ी हूँ और बहुत कुछ ना सिर्फ देखने को मिला है बल्कि सीखने को भी मिला है। डीडी न्यूज, इंडिया's most trusted news channel। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा रोज सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। The big issues that impact our nation's security, the changing global scenario that shapes the world around us. After India's leading primetime news show News Night, DD News now presents a big debate on India's defense policies, security issues and strategic affairs. Anchored by Saeed Naqvi, C. Raja Mohan, Rakesh Sood and C. Uday Bhaskar. Watch Wide Angle Monday and Friday 10 p.m. only on DD News. महाराष्ट्र की आवाज हमने सुनी, हमने मुंबई की आवाज सुनी, हमने मुंबई की आवाज सुनी। फाइनल कमेंट्स यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों से कि आखिर वो क्या अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले मारेश हिलार जी, आप आखिरी अपील अब जनता से चुनावों से पहले क्या करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी उनको सूरज दिखाना चाहते हैं, ऐसा दिया दिखाना चाहते हैं कि वो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो या गुजरात से लेके बंगाल तक हो, हर खेड़े गांव में, देहात में हमारा कार्यकर्ता है। ये हमारी पार्टी ऐसी है जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। ये देश का सर्वधर्म भाव, धर्मनिरपेक्षता, एकता, समता, सब प्रांतीयवाद विरहित, धर्मनिरपेक्ष विरहित, तो ऐसे काम हम करने चाहते हैं। और वैसे ही जरिए हमने जो अभी महाराष्ट्र में काम किए हैं, और कहीं लोग इधर के बीजेपी के लोग इधर से भरे हुए हैं, तो उनको जरा छुप जुटे, उनको जरा उनका तरीका बताइए बोलने का। तो महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाया है। कोई भी बिल्डर का काम नहीं किया, जनता की पॉलिसी का काम किया। और हमें खातरी है कि महाराष्ट्र की जनता इस पर हमें वोट देंगी और हम फिर से सत्ता पे आएंगे। माधव भंडारी जी, बस क्या अपील करेंगे? मैं सिर्फ 2 वाक्यों में आप सबको प्रार्थना करूंगा कि बदलाव के लिए और स्थिर सरकार के लिए मोदी साहब के नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, वैसा ही महाराष्ट्र आगे बढ़े। इसके लिए 15 तारीख को कमल निशानी का बटन दबाइए और हमें विजयी करिए। धन्यवाद। अनंत अरे जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे? और खास तौर पर रुकिए, ये पूरे पार्टी में एक ही हमारी ओरिजिनल पार्टी है। 45 ईयर्स ये पार्टी काम करती है। एक नेता, एक आवाज और एक झंडा। आदरणीय शिवराज बाळासाहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में पार्टी काम करती आई है। इनमें हमारे भावी मुख्यमंत्री करके उद्धव जी ठाकरे को हम लोग चुन लिया है, जो चरित्रवान है, जो नेक है, किसी भी तरह का उनके ऊपर उंगली बताने ऐसा कुछ नहीं। आनंद जी, लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री पे आपका ज्यादा जोर है। पहले तो आप चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाइए, फिर मुख्यमंत्री भी तय हो जाता। आपने इतनी जल्दी कर दी, जो काम बाद में करना है उसे पहले करने लगे, जिसकी वजह से बीजेपी भी नाराज हो गए, सीटों के बंटवारे में तंगी हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई आपसे? मोदी साहब का नाम लेते हम लोग नाराज नहीं, हम लोग तो खुशी से बोले चलो मोदी होना चाहिए। वैसा ये अभी गए भंडारी जी, ये उसके ऊपर नाराज है। 15 तारीख को दिखाएंगे, इतनी तोड़ाई तो लोग सोचेंगे ये बड़े छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट पे खंजीर मारा है, उसका नतीजा उनको 15 तारीख को मिलेगा। और 19 को एक चरित्र संपन्न आदमी, इस राज्य में लोगों को न्याय देने वाला आदमी,
पीने का पानी देने वाले। एक मिनट गलत है, भाई भाई का पवित्र नाता किसी को खून और क्यों चुप भाई भाई क्यों बीच में लाते हो? ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, राष्ट्रपति राजवरी है। अभी वो आपके दुश्मन है, उसके साथ हम लोग दुश्मन नहीं मानते। अरे आप दुश्मन नहीं मानेंगे। ये अभी क्यों इतने क्यों गर्म होते हैं? छोटा भाई, ये भाई का नाता को खराब मत करो। ये एडवोकेट है, ये एडवोकेट करके झगड़ा करे इधर। भाई का नाते को खराब मत करिए। भाई का नाता पवित्र होता है। मैडम ऐसा है कि ये हमारा पार्टी जो है, पार्टी का तत्व है, कुछ ध्येय है। 80% सामाजिक कार्य और 20% राजकारण। हम लोगों का काम करते हैं। जब लोगों को खून लगता है तो ये हमारे शेला साहब को फोन नहीं करते, हमारे शाखा में फोन करते हैं। कोई बीमार पड़ा, इसलिए ये पार्टी ये सत्ता में आने वाले, इसलिए हम लोग पहले से हमारा मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है उनको चुने। आनंद जी, जैसे कि हर लोग ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ कम बढ़ती हो गई तो किसके पास जाएंगे आप? उसका कुछ थोड़ा सा संकेत भी दीजिए। इधर उधर है ना ये क्या? मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये अभी भाग गए, हमारे पास बैठे थे, जैन साहब बैठे थे, 2 दिन पहले भाग गए। नहीं तो आपने भगा दिया ना, छोटे लोगों को तो आपने जगह ही नहीं दी। मैं तो कुछ समझा ही नहीं आपने। मैंने तो अलग सुना कि इन्होंने वो जो दोस्ती का हाथ आ गया है तो वो फेंक दिया। हाँ, क्यों आनंद जी? आपने तो छोटे लोगों की तो सुनी नहीं। आप क्या क्या खा बातें मालूम नहीं मुझे। ऐसा कांग्रेस को हाथ फेंक दिया, कांग्रेस का हाथ फेंक दिया। कांग्रेस का हाथ हम लोग नहीं ले लेंगे। अरे राज ठाकरे का भी नहीं ले लेंगे। ये पुराने दोस्त थे, 25 साल के। मैं आपको बताऊं कि मैं जब मेयर बना था 1993 में, तभी अलायंस का जब हुआ था तब से। तो ये अभी थोड़ा झगड़ा होता है, थोड़ा अलग हो गया। तो मतलब ये कि बाएं आपने दोनों तरफ फैला दी। हाँ। तो ठीक है। और ये नजदीक आने का सोच रहे, फोन किया, उद्धव जी ने फोन किया, बताया कल भी मेरा लाइव इंटरव्यू था, भी बताया इनकी तैयारी हो गई है। अच्छा। इनका जनाधार थोड़ा कम हो गया करके अभी आ रही है अभी। तो मतलब आप बाएं फैला के उनका स्वागत करेंगे अगर आएंगे ना? वो हमारे शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे, उनके जो ध्येय तत्व है वो अगर मानेंगे तो किसी के भी साथ मिलेंगे। संदीप देशपांडे जी, फाइनल कमेंट्स। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गठबंधन करना है उनको, तो उसके लिए मेजोरिटी के नजदीक उनको जाना पड़ेगा, तभी गठबंधन हो जाएगा। उसके बाद में इसकी बातें हो सकती है। मतलब आप ये कौन नजदीक आया, कौन दूर है, किसने डाली दी, किसने नहीं दी, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है। इसको तो अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, अवसरवाद कहते हैं। वो जीतेंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे। देखिए, मेरे बात आपको समझ में, अगर हिंदी आती है तो मेरी बात आप पूरी तरह से समझ रही हूँ। मैंने ये कहा कि चुनाव के बाद जब सीटों के नतीजे निकलेंगे तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, और उसका फैसला हमारे दोनों पक्ष के नेता करेंगे, ना कि अनंत तरे साहब, ना कि संदीप देशपांडे इसका फैसला कर सकते हैं। अच्छा। नंबर एक ऐसा है, कल राज साहब ने कहा है, देखिए साहब ने क्या कहा है, वो उन्होंने कहा है हम लोग भाई, आप फैसला मत कीजिए ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, आप उनके तरफ से आप फैसला मत कीजिए, ना कि मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ठीक है, जो फैसला है दोनों भाइयों के ऊपर आप छोड़ दीजिए। उसके बारे में आप और मैं दोगे भाव दोगे मुरुन खाओ, उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। नंबर 2, अगर हम जनता से जो अपील करना है, हम यही अपील जनता से करेंगे, जगाला हिरवा वाटेल असा जर महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पूर्ण बहुमताने विजयी करा। महाराष्ट्राची स्वायत्तता हेच आमचं धर्म, हेच आमचं तत्व, इसके लिए हमें आप वोट दीजिए, यही हम अपील करेंगे। पीके जैन साहब, फाइनल कमेंट्स में क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरी जनता से यही अपील है कि इस बार एक भ्रष्ट और अकार्यक्षम सरकार जो है उसको बाहर निकाल के फेंकें, उसकी जगह पे एक बदलाव लाएं, एक विकास के लिए ऐसी सरकार लेके आएं जो एक मत से और एक ध्येय के साथ में इस राज्य का विकास कर सके, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में ट्यूनिंग अच्छी हो। ऐसी सरकार ना लेके आए यहाँ पे जो लूली लगड़ी हो, जो कोalition गवर्नमेंट हो। कोalition गवर्नमेंट के जो टाइम है वो खत्म हो चुके हैं। मेरी आप सबसे यही विनंती है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा और उनके साथ की जो महायुति की पार्टी है उनको आप वोट दीजिए और उनको विजयी करके इस राज्य के विकास में सहयोग करिए। जी हाँ, तो महाराष्ट्र की जनवाणी में आपने सुना महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, मुंबईकर क्या चाहता है। जाहिर है वो विकास चाहते हैं, और जो विकास देगा और उसका वादा करेगा जनता उसी के साथ जाएगी। तो 15 अक्टूबर को वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा, हम आपसे यही अपील करेंगे। और इस जनवाणी में अब इजाजत दीजिए गेटवे ऑफ इंडिया से नीलम शर्मा को। धन्यवाद, नमस्कार।